हेलो एवरीवन, मैं शाहबाज खान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग क्लास 10 का सोशल साइंस चैप्टर 1 पावर शेयरिंग, पॉलिटिकल साइंस का यह पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग। इसके बारे में लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग जो है क्लास 9 में आप लोग को याद होगा डेमोक्रेसी के बारे में हम लोग स्टार्ट किए थे। आज उसी को हम लोग फिर से रिज्यूम करने जा रहे हैं। किसी भी देश में अगर पावर शेयरिंग हो तो ये ज़रूरी है कि वहाँ पर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जिस प्रकार का भी अगर पावर शेयरिंग हो रहा है तो वो डेमोक्रेसी की डिज़ाइन के अंतर्गत आता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पावर शेयरिंग को, किसी भी देश में अगर पावर का शेयरिंग हो रहा है तो उसको इंटेलिजेंट इसलिए कहेंगे, उसको अच्छी तरीक़ा से इसलिए कहेंगे क्योंकि उसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीन चीज़ में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जैसे हमारे इंडिया में भी किया गया है। नंबर 3, हम लोग यहाँ पर पावर शेयरिंग के बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं, मतलब इसके बारे में हम लोगों को डेफिनेशन पे नहीं जाना अभी, इसके बारे में हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को बेल्जियम और श्रीलंका दो देश के बारे में पढ़ना है। बुक में हमारा बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में एग्जाम्पल दिया गया है और ये समझाने की कोशिश किया गया है कि किस प्रकार इन दोनों देशों ने अपने देश में पावर का शेयरिंग अलग अलग प्रकार से किया और पावर शेयरिंग करने की वजह से किसे फ़ायदा हुआ, किसे नुकसान हुआ। Both these stories are about how democracy handled demands for power sharing। इन दोनों देशों में जो हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं, ये दोनों देशों में आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि डेमोक्रेसी को कैसे पावर शेयरिंग के आधार पर हैंडल करना चाहिए और कहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ती है। मतलब छोटा सा अगर देश है तो उसमें आप छोटा सा देश हो या फिर उसमें जो एक ही प्रकार के बोलने वाले लोग हो, एक ही लैंग्वेज के बोलने लोग हो, एक ही कास्ट के लोग हो, तो वहाँ पर पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने में कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर किसी देश में बहुत सारे जाति, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे लैंग्वेज बोलने वाले लोग हो तो वहाँ पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया, हमारे यहाँ भी काफ़ी सारे धर्म, काफ़ी सारे जाति, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अमीर गरीब सब प्रकार के लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर पावर को शेयरिंग करना, डेमोक्रेसी को बनाए रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आते हैं बेल्जियम और श्रीलंका। नंबर 1, बेल्जियम। बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। हम लोग जानते हैं कि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है, इतना छोटा कि वो हमारे देश के हरियाणा राज्य से भी छोटा है। नंबर 2, इट हैज़ बॉर्डर्स विद नेदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी। इसके आसपास जो पड़ोसी देश है, एक है नेदरलैंड, दूसरा फ्रांस और तीसरा है जर्मनी। 3 देश इसके पड़ोसी देश हैं। अब आते हैं फ्लेमिश रीजन, ठीक है, और वलोनिया रीजन। फ्लेमिश रीजन बेल्जियम का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसे हम लोग कहते हैं फ्लेमिश रीजन, और बेल्जियम का जो साउदर्न पार्ट है, दक्षिण वाला पार्ट है, उसको कहा जाता है वलोनिया रीजन। फ्लेमिश रीजन में 59% लोग जो रहते हैं वो लोग डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। और अगर हम बात करते हैं वलोनिया रीजन का तो वहाँ पर 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या समझ में आ रहा है कि नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्दर्न रीजन में, जहाँ पर फ्लेमिश रीजन कहा जाता है, वहाँ पर मेजॉरिटी में कौन है? डच, क्योंकि उसका परसेंटेज है 59%। लेकिन साउथ में जाते हैं तो वलोनिया रीजन में 40% फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं। दूसरा तरफ फ्रेंच बोलने वाले लोग, वो लोग मेजॉरिटी में हैं। अब बच गया 1%। तो ये 1% जो है वो लोग जर्मनी भाषा बोलते हैं, वो लोग जर्मन भाषा का प्रयोग करते हैं। 1% जो बचे वो लोग जर्मनी भाषा बोलते हैं। ये तो बात हुई
बेल्जियम की। अब हम लोग बात करते हैं ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स जो बेल्जियम का कैपिटल है, बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स है। अब कैपिटल में क्या हाल है? कैपिटल में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते। तो समझ में आ रहा है कि कैपिटल में मेजॉरिटी में कौन है? फ्रेंच बोलने वाले। इसके बाद द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अब यहाँ जो ब्रुसेल्स की हम बात कर रहे हैं, तो ब्रुसेल्स में माइनॉरिटी में कौन है? माइनॉरिटी में है डच। लेकिन डच लोग जो है वो लोग गरीब है और फ्रेंच बोलने वाले वो लोग अमीर है। ठीक है, पूरे बेल्जियम में देखा जाए तो वहाँ पर फ्रेंच लोगों का संख्या कम है, लेकिन वही लोग सबसे ज़्यादा अमीर है और वही लोग सबसे ज़्यादा पावरफुल भी है। संख्या में कम लेकिन पावरफुल ज़्यादा, अमीर ज़्यादा। इसके वजह से क्या होता है कि डच बोलने वाले लोगों को कुछ भी बेनिफिट नहीं होता है, उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं होता है, उनके एजुकेशन भी नहीं हो पाता है, कुछ भी नहीं। क्योंकि जिसके पास पैसा, वो कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि सारे पैसे जो है वो लोग फ्रेंच के पास है। इसलिए डच लोगों को कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, ना उन लोगों को जॉब मिलता है, ना उन लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, ना ही उन लोगों को एजुकेशन मिल पा रहा है। इस वजह से क्या होता है, द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज़ वाज एक्यूट इन ब्रुसेल्स। लेकिन ये तो पूरे बेल्जियम की बात हुई, लेकिन अगर हम बात करते हैं ब्रुसेल्स की, तो वहाँ पर ये टेंशन जो है बहुत ही कम था, नगण्य के बराबर टेंशन वहाँ पे कुछ भी नहीं था। लाइक अदर नेशंस इन साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका वाज हैज़ ए डाइवर्स पॉपुलेशन। अब तो बात आ गई श्रीलंका की, तो श्रीलंका के बारे में हम लोग बाद में देखते हैं। पहले तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम एक ऐसा कंट्री जो यूरोप का छोटा सा कंट्री, हमारे देश के हरियाणा से भी छोटा सा कंट्री है वो। हरियाणा हमारे यहाँ एक स्टेट है और वो एक कंट्री है। और दूसरी बात क्या होता है कि वहाँ पर सिर्फ लैंग्वेज के आधार पे बांटा जा रहा है। 3 लैंग्वेज बोलने वाले वहाँ लोग हैं, जर्मन, फ्रेंच और डच। उसका 2 रीजन है, नॉर्दर्न रीजन को कहा जाता है फ्लेमिश रीजन और साउदर्न रीजन को कहा जाता है वलोनिया रीजन। अब आगे हम लोग कल पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में। ओके, थैंक यू।